हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीएसके टेक्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में 3 पोर्शन आते हैं। एक आता है जनरेशन, दूसरा ट्रांसमिशन, तीसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जनरेशन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। चलो स्टार्ट कर देते हैं सीधा सीधा। अब देखो, पावर जनरेशन है, 2 अलग अलग तरीके से होता है। एक होता है कन्वेंशनल, दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, सबको पता है ऑलरेडी, कोई बात नहीं उसमें। अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं, कोई नहीं। ठीक है, विंड, सोलर, टाइडल, जियोथर्मल, बायोमास और एमएचडी। ठीक है, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर भी आपके नॉन कन्वेंशनल में आता है। और एक बिट आता है कि डीजल जनरेटर्स क्या है, कन्वेंशनल है कि नॉन कन्वेंशनल। आंसर है आपका नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, दिमाग में रख लेना बिट। चलो ठीक है, कन्वेंशनल देखते हैं। कन्वेंशनल सबको पता ही है, थर्मल है, हाइड्रो है, गैस है, न्यूक्लियर है। ये सारे के सारे क्या है, आपके कन्वेंशनल रिसोर्सेस है। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर बिट आता है कि फिक्स कॉस्ट कैसा होता है। देखो, फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है थर्मल, मतलब कन्वेंशनल में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वाइड एरिया होता है, इसीलिए उसको उतना ही अमाउंट ऑफ पीपल भी लगते हैं, उतना ही, लेकिन मास प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसको प्रीफर करता है। चलो ठीक है, हाई फिक्स कॉस्ट होता है और लेस रनिंग कॉस्ट, हमारे मतलब की बात करते हैं बस। एग्जैक्टली यहाँ पर कैसे रहेगा, लो फिक्स कॉस्ट रहेगा और हाई रनिंग कॉस्ट रहेगा, इसीलिए डीजल जनरेटर को मैंने यहाँ पर पुटअप किया। ठीक है, अब देखो ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, तो ये होता है पीक लोड्स को सप्लाई करने के लिए यूज़ होंगे। और ये जो होंगे आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्स, मतलब ये थर्मल पावर प्लांट्स एंड ऑल, इंक्लूडिंग हाइड्रो। ठीक है, दिमाग में रख लेना, हाइड्रो क्या है, तो वो कन्वेंशनल है। ठीक है, अब देखते हैं बेस लोड। बेस लोड को सप्लाई करने के लिए ये सारी चीज़ें रहेंगी आपके पास। अब इसका जो वोल्टेज जनरेशन होता है वो 1 kV के बिलो ही होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, हर जगह पर। अभी तो सोलर इतने डेवलप हो गए हैं कि ये भी बिट काम नहीं करता। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर 3.3, 6.6, ये उसके वोल्टेज लेवल से सबको पता है, 33 kV एंड सो ऑन। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टीम पावर प्लांट देख लेते हैं कि, या आप स्टीम पावर प्लांट बोलो या फिर थर्मल पावर प्लांट बोलो। इसके ऊपर इतने सारे बिट्स हैं, उन सारे बिट्स को हम लोग बस टच कर देंगे और क्लियर कर लेंगे कि एग्जैक्ट क्या होता है। चलो ठीक है, अब देखो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना के रखा है जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं जो एक थर्मल पावर प्लांट में होती है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कोल से। ये कोल ये फ्यूल होता है थर्मल पावर प्लांट का। ठीक है, अब देखो कोल अगर फ्यूल है तो कौन से टाइप का कोल यूज़ करते हैं हम लोग, बिटुमिनस कोल यूज़ करते हैं। ये एक बिट हो गया। बिटुमिनस कोल का मतलब होता है लो ऐश कंटेंट वाला कोल। ठीक है, लो ऐश कंटेंट वाला कोल। लो ऐश कंटेंट मतलब 20 to 40%, फिर भी उसके अंदर ऐश रहता है। ठीक है, अब देखते हैं, और कैलोरीफिक वैल्यू हाई रहना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। ये जो कोल है इसको हम लोग कोल हैंडलिंग प्लांट को देते हैं, वो यहाँ पर आपको पल्वराइज्ड कोल देगा, मतलब पाउडर। ये आपका बिट आता है कि बॉयलर के अंदर हम लोग कोल कैसे यूज़ करते हैं, पल्वराइज्ड कोल यूज़ करते हैं। ठीक है, सो बॉयलर के अंदर कंबशन हो गया। ठीक है, आप इसको अच्छी मात्रा में एयर प्रोवाइड करके, हम लोगों को पता है एयर प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और हीट प्रोवाइड करके देते हैं, तो ये जो कोल है इसका कंबशन हो जाता है। चलो ठीक है, अब देखो जैसे ही कंबशन हो गया तो क्या है कि आपका जो आउटपुट है, बॉयलर के अंदर ऑलरेडी पानी है, हम लोग देखेंगे कि पानी कैसा है, ये कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में। और ये जो स्टीम है इसको, इसका टेम्परेचर ना बढ़ाकर उसका प्रेशराइज करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर हीटर। ये बिट है, दिमाग में रख लेना, आप प्रेशर को बढ़ाने वाले हो, टेम्परेचर को नहीं, तो उसको हम लोग बोलेंगे सुपर हीटर। और ये जो सुपर हीटेड स्टीम है आप सीधा सीधा आपके टरबाइन के ब्लेड्स पर पुट ऑन करोगे और आपका ये जो स्टीम है ये ब्लेड्स को रोटेट करवाएगा, मतलब ये आपका शाफ्ट रोटेट होगा। शाफ्ट रोटेट होता है तो आपका जनरेटर जनरेट करके देगा। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जनरेटर कैसे काम करता है, तो यहाँ से आपको ग्रिड को सप्लाई कर दोगे आप सिंपली। ठीक है, यूज बाया है सर्किट ब्रेकर। चलो ठीक है, अब जो बचा कुचा पोर्शन है वो देख लेते हैं। जैसे ही यहाँ पर स्टीम आया, स्टीम का काम तो हो गया ना, वर्क डन हो गया, तो ये जो स्टीम है, जो बचा कुचा स्टीम है, वो क्या करते हैं हम लोग, कंडेंस करते हैं। कंडेंस इसलिए करते हैं क्योंकि वो पानी हम लोग वापस से यूज़ कर पाएँ। ठीक है, अब देखो कंडेंसर का काम है कंडेंस कर दें, मतलब स्टीम को वाटर में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, एक्चुअली एक बिट आता है कि कंडेंसर क्या करता है, एक्चुअली वो लो प्रेशर क्रिएट करके देता है ताकि स्टीम आराम से एक्सपांड हो पाए अपने आप को और वाटर में कन्वर्ट हो। ठीक है, लेकिन वो बहुत टाइम लेता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कूलिंग टावर के पास भेजते हैं। नेचुरल ड्राफ्ट है, आपके पास पानी है, वाटर है। ठीक है, उसको आप उसके साथ मिक्सअप करते हो और ठंडा हो जाता है। ठीक है, सिंपली।
ज़्यादा कुछ इसमें लॉजिक मत लगाना, मैं तो इतना ही बोलूँगा कि हम लोगों का बिट क्या है, कंडेंसर है, क्रिएट्स लो प्रेशर, ठीक है, और कंडेंसर का इफ़िशियंसी 30%। एक्चुअली ओवरऑल थर्मल पावर प्लांट का सबसे कम इफ़िशियंसी वाला एरिया है तो वो है कंडेंसर, ये आपका बिट है यहाँ पर, ठीक है। अगर कंडेंसर नहीं होता तो बहुत ही ज़्यादा इफ़िशियंसी होती थर्मल पावर प्लांट की। रीज़न क्या है, बहुत ज़्यादा हीट जो प्रोड्यूस कर रहे हो आप, जो बॉयलर में प्रोड्यूस हो रही है, उसका वर्क डन होने के बाद बहुत ज़्यादा हीट आप बस ऐसे ही कंडेंस कर रहे हो, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि आपके पास वाटर वापस से चाहिए आपको, ठीक है। चलो ठीक है, आपने क्या कर दिया, वाटर डंप कर दिया। अब इसको वापस से यूज़ करना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, इसके अंदर अलग अलग प्रोसेस करते हैं हम लोग और इसको डीमिनरलाइज कर देते हैं वाटर को, ताकि आपके बॉयलर के अंदर के जो ट्यूब्स है वो रस्ट ना हो, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, इसको आगे भेज दिया, चलो ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं फीड वाटर, मतलब बॉयलर के लिए यही फीड होता है। सो फीड वाटर को हमेशा क्या किया जाता है, बिफोर फीडिंग थोड़ा हीट किया जाता है, ठीक है। अब ये हीट करने से क्या क्या बेनिफिट है, आपका ऑक्सीजन निकल जाता है, CO2 निकल जाता है, और आपका जो मटेरियल है, ये जो कुछ भी मटेरियल बना है आगे का, उसके ऊपर थर्मल स्ट्रेसेस नहीं आते। अगर आप ठंडा पानी भेजोगे तो थर्मल मतलब डिफरेंस ज़्यादा रहेगा टेम्परेचर का, तो उसकी वजह से आपके मटेरियल ख़राब हो सकते हैं। सो ये एक बिट है कि फीड वाटर को हीट क्यों किया जाता है, ऑक्सीजन निकाल देना है, CO2 निकाल देना है इसी हीटिंग से, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, फीड कर दिया इकोनोमाइज़र को। एक्चुअली जैसे ही सुपर हीटेड स्टीम आता है उसमें से थोड़ा अमाउंट ऑफ हम लोग इकोनोमाइज़र को हीटअप करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। अब इससे क्या होता है कि आपका जो फीड वाटर है वो गर्म जाता है और बॉयलर का इफ़िशियंसी इम्प्रूव होता है। ये एक अलग ऐसे समझो रेमेडी है कि हम लोग बॉयलर के इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करते हैं। अब देखो जो बचा कुचा हीट है इकोनोमाइज़र से, वो आप एयर प्री हीटर में रिकवर कर लेते हो, ठीक है। और रिकवर करने से मतलब यहाँ पर इकोनोमाइज़र तो हम लोग सिंपली ऐसे समझो कि एक हीट एक्सचेंज डिवाइस है, इवन एयर हीटर भी हीट एक्सचेंज डिवाइस है, ठीक है। यहाँ पर भी इकोनोमाइज़र में भी वाटर का टेम्परेचर रेज होता है, वाटर इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू स्टीम, ये दिमाग में रख लेना है आपको, ठीक है। और बहुत ही कम, अगर होता भी है तो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर का स्टीम में कन्वर्जन होता है। ये बिट है, आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखो इकोनोमाइज़र से भी आपने इनपुट ले लिया और बॉयलर को फीड कर दिया, तो आपने यहाँ पर थोड़ी हीट रिकवर कर ली। अगेन जो हीट आप जो बॉयलर से निकली हुई हीट है इन द फॉर्म ऑफ ऐश, ठीक है, ये भी हम लोग इकोनोमाइज़र में ही यूटिलाइज़ कर रहे हैं और एयर प्रीहीटर में यूज़ कर रहे हैं। देखो यहाँ से जो निकला हुआ हीट है वो भी आप यहीं से भेजोगे, ठीक है। अपने यहाँ पर सुपर हीट कर लिया आपकी स्टीम और आगे भेज दी, लेकिन यहाँ पे बचा कुचा जो कुछ भी हीट है वो इकोनोमाइज़र में भेजा, अपने पानी गर्म कर लिया, आगे इकोनोमाइज़र में भेजा, अपने एक्चुअली एयर प्री हीटर है ना, यहाँ पर अपने एयर को गर्म कर लिया, ठीक है। क्योंकि बॉयलर के अंदर एयर चाहिए आपको, ट्यूब्स के अंदर वाटर चाहिए, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज़ गेटिंग क्लियर। देखो अब देखो यहाँ पर क्या है, आपके फ्लू गैसेस आ गए। अब फ्लू गैसेस का मतलब जो कुछ भी आपने यहाँ पर कोयला जलाया था, आपने उसके अंदर की पूरी हीट निकाल ली, लेकिन ऐश तो बचेगा ना। ऐश का मतलब फ्लू ऐश, ठीक है, मतलब जो धुआं हम लोग चिमनी से देखते हैं वो। सो हम लोग क्या करते हैं, उसको भी प्रोसेस करते हैं, उसका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। आपको इसके अंदर बिट आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का लोकेशन क्या है, ठीक है। सिंपली आपका आंसर आना चाहिए कंबेशन चैम्बर और चिमनी के बीच में, या फिर आप ऐसे बोलो एयर प्री हीटर और चिमनी के बीच में, तो भी आपका आंसर राइट है। आपको देख लेना है कि ऑप्शंस में क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। और एक बिट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का इफ़िशियंसी कितना है, तो 99.5 से 99.8%, इतना ज़्यादा एफिशिएंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है। इसका एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट आता है, हम लोग को उतना नहीं, हम लोग को बस दिमाग में यही रखना है कि मेरा एफिशिएंसी कितना है और उसका लोकेशन क्या है, ठीक है। एयर प्रीहीटर्स अगर हम लोग देखते हैं तो फोर्स ड्रॉट मतलब आपका जो नेचुरल एयर है, FD फैन, ठीक है, ये प्रोवाइड करके देता है। और यहाँ पे होता है ID फैन टू पुल आउट दैट फ्लू गैस पूरा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ID फैन या फिर इंड्यूस ड्रॉट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ड्रॉट फैन, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब देखो हम लोगों ने लगभग पूरा कवर कर लिया और जनरेटर का एक बिट रह गया, इसमें है एक्साइटर, ठीक है।
और एक्साइटर का काम सिंपली डीसी को प्रोवाइड करके देना और कुछ नहीं, ठीक है। अब जनरेटर है, जनरेटर के हम लोग को ऑलरेडी पता है सिंक्रोनस जनरेटर होता है और 3000 आरपीएम अगर बोला है तो वो 2 पोल रहेगा, और अगर 1500 आरपीएम बोला है तो वो 4 पोल रहेगा। हम लोग 3000 आरपीएम को प्रेफर करते हैं और आपके पोल्स कितने रहते हैं 2। सो क्वेश्चन आराम से आता है कि जनरली थर्मल पावर प्लांट्स में आपके पोल कितने पोल का जनरेटर होता है, तो आपके दिमाग में रखना है 2 पोल का ही जनरेटर होता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। हाई स्पीड 3000 आरपीएम, ठीक है। आई होप क्लियर है। और ये सिंक्रोनस जनरेटर्स होते हैं, ठीक है। ये भी एक बिट है, दिमाग में रख लेना कि आप क्या क्या यूज़ करते हो। अब देखो इसमें हम लोगों ने एक बिट रह गया हमारा कूलिंग टावर, ठीक है। अब देखो जो कूलिंग टावर था उसका हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि हीट को ऑब्जर्व करना उसका काम है, और कूलिंग टावर ज़्यादातर नेचुरल फोर्स्ड और इंड्यूस है, तो हम लोग ज़्यादातर नेचुरल ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये जो बॉयलर पढ़ा हम लोगों ने, एक्चुअली बॉयलर के 2 टाइप होते हैं, एक होता है वाटर ट्यूब बॉयलर, दूसरा होता है फायर ट्यूब बॉयलर। अब वाटर ट्यूब बॉयलर का मतलब ये जो ट्यूब है इसके अंदर वाटर रहेगा और बाहर हीट रहेगा, ठीक है। बॉयलर के अंदर ऐसे बहुत सारे ट्यूब्स पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं और नीचे एक हेडर रहता है, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर पानी है तो आप बाहर से हीट करोगे, इसको आप बोलोगे वाटर ट्यूब बॉयलर। लेकिन अगर इसके अंदर हीट है और आसपास पानी है और वो पानी स्टीम होने वाला है तो उसको आप बोलते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर वाटर ट्यूब बॉयलर ही यूज़ करते हैं। आई होप क्लियर है। क्वेश्चन सिंपली आने वाला है क्या हम लोग कौन सा ट्यूब बॉयलर को प्रेफर करते हैं, आपका आंसर आना चाहिए वाटर ट्यूब बॉयलर्स, ठीक है। अब देखो सुपर हीटर ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन एक बिट है उसका। सुपर हीटर जो हीट रिकवरी जो है वो क्या है, रेडिएंट हीट से होती है। चलो ठीक है। अब देखो एयर प्रीहीटर किस लिए होता है, तो इफ़िशिएंसी बढ़ाने के लिए। अगेन इकोनोमाइज़र किस लिए है, तो इफ़िशिएंसी बढ़ाने के लिए। इकोनोमाइज़र कितना इफ़िशिएंसी बढ़ाता है, तो 10 to 25% ऑफ इफ़िशिएंसी बढ़ा के देता है आपका इकोनोमाइज़र, ठीक है। अब देखो टरबाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट आ गया, और स्टीम पावर प्लांट्स में अगर पूछना है तो ये बहुत कंफ्यूजिंग बिट्स है और वो हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, लेकिन आपको ये बिट दिमाग में रखना पड़ेगा। देखो टरबाइंस में 2 टाइप के टरबाइन है, एक आता है इम्पल्स, दूसरा है रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। अब देखो इम्पल्स के अंदर इम्पल्स प्लस रिएक्शन ये दोनों के दोनों प्रेजेंट रहते हैं, मतलब जो कुछ भी स्टीम का एक्सपांशन है ओवर द ब्लेड्स, ठीक है। एक्सपांशन नहीं बोलूँगा, स्टीम का वर्क डन है ओवर द ब्लेड्स वो 2 पोर्शंस में होता है, एक आता है इम्पल्स और दूसरा आता है रिएक्शन, ठीक है। और पूरा का पूरा स्टीम एक्सपांड होता है कम्प्लीटली ओवर द ब्लेड्स, ठीक है। ये बिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है कि कौन से इसमें एक पूरा स्टीम एक्सपांड होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए इम्पल्स, ठीक है। आई होप क्लियर है। ये बिट से आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात है इसमें, इम्पल्स जो टरबाइंस होते हैं उसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है और वेलोसिटी डिक्रीज होता है, वेयर एज यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है और वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। सो आपके ये दिमाग में रहना चाहिए। और ये पार्शियली एक्सपांड होता है, कौन, आपका रिएक्शन टरबाइन। ये चारों बिट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छी तरीके से रटना पड़ेगा। मैंने जितना भी बोला है इस बोर्ड पे लिखा है एज इट इज़, आपके नोट्स बना लेना, क्योंकि ये जो बिट्स है ये समझने के लिए कम, रटने के लिए ज़्यादा है, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब हम लोग आगे का पॉइंट पढ़ते हैं, थर्मल इफिशिएंसी, ठीक है। थर्मल इफिशिएंसी, अब देखो एक बिट बहुत अच्छा है इसमें, बॉयलर का इफिशिएंसी ऑलमोस्ट 90 to 95% आता है, ठीक है। लेकिन कंडेंसर के वजह से आपको एफिशिएंसी कम होता है, ये ऑलरेडी पता है हम लोगों को। और अगर आप देखते हो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए स्टीम पावर प्लांट इज़ ओनली 28%, ठीक है, ऑन एन एवरेज। अगर आपको पूछा जाता है कि बॉयलर का एफिशिएंसी कितना है, तो 90 to 95% आपका रेंज होना चाहिए, ठीक है। थर्मल इफिशिएंसी कितना है, फिर भी 90% होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इफिशिएंसी कितना है, फिर भी 90% होता है। लेकिन अगर आपको ओवरऑल इफिशिएंसी पूछ लिया इंक्लूडिंग कंडेंसर, तो आपका आंसर क्या है, 28%। सिंपली अगर आपको थर्मल इफिशिएंसी पूछा है तो मैकेनिकल एनर्जी, जितना हीट मैकेनिकल एनर्जी एट टरबाइन शाफ्ट करने के लिए लगता है वो डिवाइडेड बाई इनपुट आपका कंबशन के लिए हीट, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल आउटपुट और कंबशन के लिए हीट, ओके।
एक बिट है, बस आपके दिमाग में इतना ही रहना चाहिए और कुछ नहीं। और दिमाग में ये रखो बॉयलर का एफिशिएंसी कितना होता है तो 90%, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का एफिशिएंसी कितना होता है तो 99.5 से लेकर 99.8%। बहुत सारे लोग ये ऑप्शन टिक करते ही नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। एक बेसिक ओवरव्यू लेना है, मैं सिर्फ और सिर्फ बिट्स पे फोकस कर रहा हूँ। मेरा मतलब ये नहीं कि यहाँ पर मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, मुझे बस बिट्स कवर करके देना है कि हाइड्रो में क्या कहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ाना है तो आपको एक अलग से बड़ा सा लेक्चर लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या है आपके पास, डैम है, और डैम का काम क्या होता है कि पानी को रिजर्व करके रखो और एक हेड क्रिएट करके रखो, मतलब एक पोटेंशियल बना के रखो, ठीक है। और वो पोटेंशियल आप कन्वर्ट कर लेते हो काइनेटिक एनर्जी, और वही काइनेटिक एनर्जी आपके टरबाइन को ड्राइव करती है, ठीक है, आपका टरबाइन। आई होप क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। देखो आपके पास यहाँ पर पानी था, आपने एक पोटेंशियल क्रिएट किया, पेन स्टॉक बोलते हैं इसको, मतलब पानी जिसके अंदर से फ्लो होता है। सिंपली ये एक बिट है, पानी किस में से फ्लो होता है आपको दिमाग में रखना है, पेन स्टॉक, ठीक है। सो पानी फ्लो हो गया। अब आता है ये जो पेन स्टॉक को सपोर्ट करने वाले ब्लॉक्स है, उसको हम लोग बोलते हैं एंकर ब्लॉक्स। हम लोगों ने देखे भी है रनिंग रोड साइड्स के साइड में, अगर आप देखते हो पाइप्स एंकर ब्लॉक से सपोर्ट किए जाते हैं। एग्जैक्टली पेन स्टॉक भी एक पाइप ही है जिसके अंदर से पानी जाने वाला है, ठीक है। अब आता है सर्ज टैंक, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बिट है अगर हाइड्रो पावर प्लांट्स में कुछ पूछना है तो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो पानी का प्रेशर है अगर एक्सेस हो जाता है तो ये जो पानी है ये ऊपर जाकर थोड़ी देर के लिए सेटल होता है। मतलब क्या है, इसके पीछे का रीज़न ये है, अगर बहुत पानी का प्रेशर ज़्यादा हो गया तो आपके ब्लेड्स डैमेज हो जाते हैं, और इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं वाटर का हैमरिंग, ठीक है। सो बिट आता है कि वाटर का हैमरिंग कम करने के लिए आपके पास क्या है, तो आपके पास है सर्ज टैंक, ठीक है। सिंपली क्या है कि सर्ज एब्जॉर्बर जैसे हमारा होता है वैसा ही ये सर्ज एब्जॉर्बर है, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम लोग बिट्स देख लेते हैं। डैम क्या है, डैम का काम क्या है, हेड ऑफ द वाटर, प्रोवाइड्स हेड ऑफ द वाटर, ठीक है, सिंपली। अब ट्रैश टैंक बोलकर डैम के पहले मतलब निचले हिस्से में ही होता है, और उसका काम होता है डेब्रीज, मतलब कचरा जो कुछ भी है या फिर फंगी जो कुछ भी है उसको एलिमिनेट कर देना या फिर निकाल देना। अगर वो अंदर चला जाता है तो आपके ब्लेड्स डैमेज हो जाएंगे। ये एक बिट है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बिट आ जाता है। ट्रैश रैक का काम क्या है, डेब्रीज को हटाना, ठीक है। अब देखो 4 बे का काम होता है रेगुलेट रिजर्वायर। 4 बेज लगे होते हैं जो पानी को रेगुलेट कर देते हैं, कितना रखना है कितना नहीं वो 4 बे डिसाइड करते हैं, ठीक है। सर्ज टैंक हम लोगों ने देखा। अब पूछते हैं कि सर्ज टैंक कहाँ होता है। सर्ज टैंक डाउन स्ट्रीम एंड्स में लोकेटेड होता है। सर्ज टैंक डाउन स्ट्रीम टर्बाइन के एग्जैक्ट आसपास, ठीक है। सो क्योंकि वहीं पे उसको सर्ज एब्जॉर्व करना है, ठीक है। अब सर्ज टैंक सिर्फ और सिर्फ हाई और मीडियम हेड्स के लिए ही यूज़ होता है। ये लो हेड्स में हम लोग सर्ज टैंक यूज़ नहीं करते, वहाँ पर उतना हैमरिंग होता ही नहीं है, ठीक है। चलो दूसरा काम है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया कि वो कंट्रोल करता है प्रेशर के वेरिएशंस को, ठीक है, मतलब कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट हैमर इफेक्ट्स को एलिमिनेट करता है, ठीक है। अब और एक बिट आता है इसमें स्पिलवेज बोल के, जो ड्राइंग में नहीं दिख रहा है लेकिन ये होता है सेफ्टी वॉल्व फॉर ए डैम, ठीक है। तो दिमाग में रख लेना ये बिट भी। आई होप क्लियर है ओवरऑल स्ट्रक्चर, हम लोग को ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली टरबाइन पे चले जाते हैं, और हाइड्रो में टरबाइन ही सबसे इम्पॉर्टेंट बिट आता है। थ्योरी बिट्स आएंगे, पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन और कपलान टरबाइन। इन तीनों का कंपैरिजन मैंने बहुत ही छोटे इसमें करके रखा है। चलो देखते हैं आपके पास क्या है, वाटर टरबाइंस, ठीक है। हाइड्रो के टरबाइंस के लिए ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब आता है, पहला आता है पेल्टन टरबाइन, दूसरा आता है फ्रांसिस, तीसरा आता है कपलान। ये कौन से टाइप के हैं ये हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग क्या करना है, कहाँ पर यूज़ होता है। पेल्टन जो होता है वो लो स्पीड के लिए होते हैं, ठीक है, लेकिन हाई हेड्स के लिए होते हैं। दिमाग में रख लेना, वेरी हाई हेड्स अगर पूछा जाता है तो आपका आंसर पेल्टन होना चाहिए, और लो स्पीड अगर पूछा जाता है तो भी आपका आंसर पेल्टन टरबाइन ही होना चाहिए। बिट अच्छे से याद रखो, लो स्पीड हाई हेड, ठीक है, वेरी हाई हेड, सिर्फ हाई हेड भी नहीं। अब देखो फ्रांसिस है, फ्रांसिस का क्या है, मीडियम स्पीड। अब मीडियम स्पीड का मतलब होता है 80 से 240 आरपीएम। लो स्पीड का मतलब होता है 12 to 70 आरपीएम। ये आपको रटना है एज इट इज़। ये जो चार्ट बनाया मैंने इसको आप साइड में लिख लेना, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर इसको पूछा है हाई हेड तो आपका आंसर है फ्रांसिस और
हाई हेड कितने होते हैं, तो 70 से 250 मीटर तक के हाई हेड होते हैं, ठीक है। वेरी हाई हेड का मतलब 250 मीटर एंड अबव, ठीक है। और लो हेड का मतलब आता है 15 मीटर से कम, अगर ऐसा कुछ है तो वो है आपका करप्लान, ठीक है। और स्पीड की अगर बात करें तो लो हेड है इसीलिए हाई स्पीड है, ये दिमाग में रख लेना आपको। स्पीड से लो, मीडियम, हाई, और हेड से वेरी हाई, हाई और मीडियम भी नहीं, डायरेक्टली कंप्लीटली लेस। लेकिन अगर आपको पूछा गया कि मीडियम हेड्स के लिए आप क्या यूज़ करोगे, तो आपका अगर ऑप्शन में कप्लान और फ्रांसिस ऐसा है, मतलब 4 ऑप्शंस दिए, उसके अंदर सिर्फ कप्लान ही है, फ्रांसिस नहीं है, तो आप कप्लान के लिए चले जाना। और अगर फ्रांसिस है, कप्लान नहीं है, तो आप फ्रांसिस के लिए चले जाना। आई होप क्लियर है मुझे क्या कहना है। और अगर आपका ऑप्शन में ऐसा है कप्लान प्लस या फिर ऑब्लिक फ्रांसिस, तो आप इस चीज़ को टिक कर लेना, ठीक है। अगेन हाई हेड्स के लिए क्या है आपके पास, फ्रांसिस और पिल्टन, बिकॉज देखो यहाँ पर क्या है, वेरी हाई है और लेस है, मीडियम आया नहीं, तो मीडियम के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को प्रिफर करते हैं। लेकिन उसमें अगर कुछ कंडीशन रहा तो हम लोग फ्रांसिस को पहला प्रायोरिटी देंगे और दूसरा प्रायोरिटी आपका कप्लान के लिए रहेगा, ठीक है। दिमाग में रख लेना मैं ये जो बोल रहा हूँ अभी, और ये चार्ट को एज इट इज़ बना लेना, ठीक है। स्पीड और हेड्स, इसका क्लासिफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। स्पीड का क्लासिफिकेशन पूछते हैं, हाइड्रो का लो स्पीड का क्लासिफिकेशन क्या है, 12 to 70 से। मीडियम का आता है 80 to 240 और 310 to 1000 एंड अबव, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे हाई। आई होप क्लियर है। अब हम लोग आगे का बिट देख लेते हैं। हाइड्रो में मैं एक बिट भूल गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है। हाइड्रो में एक बिट पूछते हैं कि इसका फ्यूल कॉस्ट कितना है। आपका आंसर है नो फ्यूल कॉस्ट फॉर हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है, दिमाग में रख लेना। अब देखो हाइड्रो के एडवांटेजेस क्या है ना, पीक लोड में भी उसका कॉस्ट पर यूनिट कम होता है, इसीलिए हाइड्रो को प्रेफर किया जाता है। और एक बात, हाइड्रो को हम लोग रिएक्टिव पावर मैनेजर भी बोलते हैं। रीज़न है, जब भी आपके ग्रिड में रिएक्टिव पावर की ज़रूरत होती है तो सबसे क्विक फास्ट कोई अगर स्टार्ट हो सकता है वो है हाइड्रो, इसीलिए हम लोग उसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, हाइड्रो का इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है और लिमिटेड वाटर आप यूज़ कर सकते हो। चलो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ लेते हैं और जनरेटिंग स्टेशन यहीं पे एंड अप कर देंगे अलॉन्ग विथ न्यूक्लियर। इसके बाद सीधा इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन, ठीक है। अब देखो सिंपली क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर है तो आपको न्यूक्लियर रिएक्शन करना पड़ेगा। एक्चुअली 2 टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है फ्यूजन, दूसरा होता है फिजन, ठीक है। फ्यूजन जो होता है वो सन के अंदर होता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फिजन को यूज़ करते हैं। सो न्यूक्लियर फिजन, आपके पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, इस रिएक्टर को अलग अलग तरीके से बनाते हैं, हम लोग इतना डीप में नहीं जाएंगे, हम लोग हमारे काम मतलब की चीज़ देखेंगे। ये होता है हीट एक्सचेंजर, इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से, फिजन रिएक्शन के वजह से फिजन, ठीक है। और सबको पता ही है ऑलमोस्ट कि इसमें कौन सा फ्यूल होता है, वो होता है यूरेनियम, ठीक है। 1 kg ऑफ यूरेनियम का मतलब है 15,000 टन्स ऑफ कोल, मतलब इतना ज़्यादा। एक्चुअली इसको कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं, अगर पूछा जाता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है तो इसको बहुत ही कम होता है। चलो ठीक है, हीट एक्सचेंजर है, यहाँ पर क्या है कि आपके पास मान लो कुछ ग्राफाइट मेटल या फिर कोई रिएक्टर है, वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, बाहर आकर हीट एक्सचेंज कर लेता है। ये पानी से भरा होता है, ये पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका टरबाइन रोटेट करेगा, अगेन आपका जनरेटर एंड सो ऑन द सेम प्रोसीजर। कंडेंस हो गया, वापस से आपने इसको फीड पम्प कर दिया है, ठीक है। एक क्लोज साइकिल है, जैसे आपने थर्मल में पढ़ा वहीं एज इट इज़ यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पर क्या है, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो रिएक्शंस है उनको अगर आप कंट्रोल नहीं करते हो ठीक तरीके से तो ये बहुत ही ये कह सकते हो कि बहुत ही हार्मफुल है। चलो ठीक है, अब देख लेते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया फिशन और यूरेनियम भी पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो मॉडरेटर्स होते हैं वो होते हैं आपके हेवी वाटर और ग्राफाइट। मॉडरेटर का काम ये होता है, यहाँ पर क्या है, फिजन रिएक्शंस में 3, हाँ ये बिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आता है न्यूट्रॉन रिलीज़ होता है, साथ में बीटा और गैमा, अल्फ़ा रिलीज़ नहीं होता, बीटा और गैमा कंपोनेंट्स भी रिलीज़ होते हैं। तो ये मॉडरेटर का काम है, ये न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल कंट्रोल भी नहीं, बस उसको स्लो डाउन करना, यही मॉडरेटर का काम है।
वेयर एज अगर आपको पूछा जाता है कि कंट्रोल रॉड्स का क्या काम है, तो वो वो कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाहर गिरने चाहिए ये डिसाइड करता है। एक्चुअली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मतलब नंबर ऑफ हीट, उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट सिंपली। तो अगर क्वेश्चन है कंट्रोल रॉड तो वो कंट्रोल करते हैं, और अगर सिंपली मॉडरेटर है तो दे सिंपली स्लोज डाउन। ये आपको जो वर्ड है ना स्लोज डाउन, इस पे फोकस करना है बिट के हिसाब से, ठीक है। फ्यूल रॉड्स के ऊपर बम्बार्ड होने के पहले जो स्पीड है वो मॉडरेटर कम कर सकते हैं। तो मॉडरेटर कौन से होते हैं, तो हेवी वाटर एक होता है और दूसरा होता है ग्राफाइट। यहाँ पर भी हम लोगों ने हॉट मेटल लिखा है इसीलिए लिखा है, ठीक है। अब देखते हैं कि रिएक्टर्स कौन से होते हैं। रिएक्टर के अंदर देखो, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा कि रिएक्टर के अंदर क्या क्या पुट ऑन कर सकते हो। गैस है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, आप एयर को भी यूज़ कर सकते हो, वाटर एंड लिक्विड मेटल्स कोई भी आप हीट एक्सचेंजिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, ताकि आप बाहर आए और हीट स्टीम वाटर को देकर चले जाए, ठीक है। अगेन अंदर आ जाए, ठीक है। या वापस से अगर कम गिर जाता है तो फीड करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं अब रिएक्टर, इसमें लीकेज नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं। रिएक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है हेट्रोजेनस, दूसरा होता है होमोजेनस। क्वेश्चन ये आता है हम लोग कौन से टाइप का रिएक्टर यूज़ करते हैं। हम लोग हेट्रोजेनस यूज़ करते हैं जिसके अंदर कंट्रोल रॉड्स होते हैं, वेयर एज होमोजेनस के अंदर कंट्रोल रॉड्स नहीं होते। वहाँ पर क्या होता है, फ्यूल और आपका जो रिएक्टर है, फ्यूल और रिएक्टर, वो दोनों इक्वल प्रोपोर्शनेट में पुट ऑन कर कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। मतलब मान लो कि यहाँ पर अगर 10 कुछ क्यूबिक है, 10 वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक मीटर अगर यूज़ किया है आपने, तो इवन रिएक्टर भी आपका उतना ही अमाउंट ऑफ में पुट ऑन होगा, ठीक है। आई होप क्लियर है। बस आपको यही दिमाग में रखना है कि आपका जो 1:1 रेशियो है किसका, फ्यूल का और रिएक्टर का, वो होते हैं होमोजेनियस। हमारा हेट्रोजेनियस हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें कंट्रोल रॉड्स होते हैं। कंट्रोल रॉड्स किससे बनते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इतने सारे एग्जाम्स में मैंने देखा है, कैडमियम और बोरॉन, ठीक है। अब देखते हैं, इसका काम हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। अब क्या है, ये जो रिएक्टर्स है इसके 3 बहुत ही बेहतरीन टाइप्स है। हम लोगों ने उसको बस सेग्रीगेट कर लिया, मुझे एक चार्ट मिल गया था, ये उसी से मैंने एज इट इज़ लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। एजीआर एडवांस्ड गैस कंट्रोल रिएक्टर्स होते हैं। यहाँ पर मॉडरेटर क्या होता है ये क्वेश्चन होता है, तो आपका नाम आंसर है ग्राफाइट, और गैस है तो हम लोग को दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और बस आपने यहाँ पे यूरेनियम यूज़ किया है और कुछ नहीं, ठीक है। अब अगर पूछा जाता है PWR, एक्चुअली यहाँ पर पूछने जैसा बिट है तो वो सिर्फ और सिर्फ फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर जो कुछ भी अभी रनिंग में है, ठीक है। सो इस पर बहुत फोकस रहेंगे। इसमें रॉड्स नहीं होते, और जो कूलेंट है वो सोडियम है, और इसमें जो फ्यूल यूज़ करते हैं हम लोग यूरेनियम 235 या फिर यूरेनियम 238, ठीक है। अगर आपको पूछा भी गया कि PWR मतलब प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, उसके अंदर मॉडरेटर भी वही होता है, कूलेंट भी प्रेशराइज वाटर होता है, बस आपका जो यूरेनियम है वो एनरिच्ड यूरेनियम होते हैं। इस पूरे चार्ट में बस अब SBR को अच्छी तरीके से दिमाग में फीड कर लेना, ताकि अगर बिट आ भी जाता है तो आप आराम से उसको आंसर दे सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से तो कंट्रोल रॉड्स, मॉडरेटर और रिएक्टर्स कौन से बस इतना ही आप इसमें कवर करना है, आपको इसमें से और कुछ नहीं लेना है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा पढ़ लेते हैं। आपका पहला बिट आता है वो है लोड कर्व, ठीक है। लोड कर्व का मतलब क्या है, सिंपली आपका लोड वर्सेस टाइम अगर आप प्लॉट कर लेते हो इंस्टेंटेनियस टाइम्स के लिए, ठीक है, तो सिंपली आपको जो आउटपुट मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं लोड कर्व, ठीक है। अब मान लो 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, और कितना लोड है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये है आपका लोड कर्व, ठीक है। आपका यहाँ पे टाइम है, ये है आपके लोड। अब लोड कर्व से क्या मिलता है आपको, देखते हैं हम लोग। मिनिमम डिमांड कब कौन से टाइम पर है, आपको ये क्लियर होता है। मैक्सिमम डिमांड कौन से टाइम पर है, आपको ये भी क्लियर होता है। और एरिया अंडर दिस कर्व विल गिव यू एनर्जी कंज्यूम्ड या फिर एनर्जी जनरेटेड, कंजम्पशन फ्रॉम लोड पॉइंट ऑफ व्यू एंड जनरेशन फ्रॉम जनरेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो मैक्सिमम डिमांड, मिनिमम डिमांड और एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड या फिर टोटल एनर्जी जनरेटेड, ठीक है। दूसरा आता है लोड ड्यूरेशन कर्व। अब देखो लोड ड्यूरेशन कर्व एज इट इज सेम होता है, लोड वर्सेस टाइम ही होता है, बस यहाँ पर क्या है, आपका जो लोड है आप उसको
डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर देते हो, मतलब मैक्सिमम टू लोएस्ट। ठीक है, इसमें क्या आपको समझ में आता है कि मैक्सिमम कितने देर के लिए था, 3 घंटे के लिए था, मिनिमम कितने देर के लिए था, अच्छा ओके 2 घंटे के लिए। आपको ये एनालिसिस क्लियर होता है। और एक बात है, बिट आता है यहाँ पर कि लोड कर्व और लोड ड्यूरेशन कर्व। ठीक है, लोड कर्व और लोड ड्यूरेशन कर्व का जो एरिया अंडर द कर्व है वो सेम होता है, ग्रेटर होता है, लेसर होता है। ठीक है, दोनों के दोनों एनर्जी का जो लोड है, सॉरी जो कर्व है वो एज इट इज सेम होता है। बस आप यहाँ पर उसको रीअरेंज कर रहे हो, यहाँ पर वो जिस सीक्वेंस में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन है आपने उतना प्लॉट किया है। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है, दिमाग में रख लेना। एरिया अंडर द कर्व फॉर लोड कर्व एज वेल एज लोड ड्यूरेशन कर्व इज सेम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, और एक बात इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर भूलना नहीं। अब हम लोग देखते हैं एनालिसिस। लोड फैक्टर, लोड फैक्टर का मतलब क्या है, इट इज़ रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, और ये दिमाग में रख लेना कि लोड फैक्टर हमेशा कम ही रहेगा 1 से। रीज़न ये है, आपका जो एवरेज लोड है वो हमेशा मैक्सिमम डिमांड से कम रहेगा। अब अगर इसको ऐसा रहना है, मतलब एवरेज लोड और मैक्सिमम डिमांड सेम होना चाहिए, तो आपका कर्व इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ये तो होने नहीं वाला, क्योंकि हर टाइम पे मैक्सिमम लोड तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एवरेज लोड आपका कैसा रहेगा, कम रहेगा आपके मैक्सिमम डिमांड से, इसीलिए लेस देन 1 रहेगा। लेकिन लोड फैक्टर जितना नियरेस्ट टू 1 है उतना अच्छा है, उतने बेनिफिट्स है, उतने आपका एनर्जी का कॉस्ट कम लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि एवरेज लोड, एवरेज लोड मतलब ही नंबर ऑफ़ यूनिट्स डिवाइड बाय 24, वही करते हो आप सिंपली। अब देखते हैं मैक्सिमम डिमांड का मतलब ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया, ग्रेटेस्ट डिमांड इन पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, बस इतना ही मुझे कहना था यहाँ पर कि ये पर्टिकुलर टाइम टी एनुअल भी होता है, मंथली भी होता है, डेली भी होता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर टाइम टी के बीच में डिमांड वाला हाईएस्ट पीक वाला जो है उसको हम लोग ग्रेटेस्ट डिमांड बोलेंगे। अब आता है डिमांड फैक्टर। ठीक है, डिमांड फैक्टर का मतलब क्या है, मैक्सिमम डिमांड टू कनेक्टेड लोड। एक्चुअली कनेक्टेड लोड का मतलब होता है कि जितनी भी आपने कनेक्शंस प्रोवाइड करके दिया, मान लो 10 वैट, 20 वैट, 50 वैट, 100 वैट, घर की डिवाइसेस मान लेते हैं। ठीक है, अब सारे के सारे तो आप यूज़ नहीं करते हो ना, कुछ डिवाइसेस होते हैं वो वैसे के वैसे रह जाते हैं। उन सारों को जहाँ पर भी अपने पॉइंट निकाल के रखे हैं, कितना भी जो कुछ भी पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टेड लोड। यही थोड़ा वाइड रेंज में पढ़ लेना, सुन लेना। मतलब इंडस्ट्रीज है, कुछ इंडस्ट्रीज ऑफ होते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज ऑन होते हैं, कुछ हाउसेस ऑन होते हैं, कुछ ऑफ होते हैं, लेकिन सबको तो कनेक्शन प्रोवाइड करके दिया। तो सबका अगर ऑन हो गया तो क्या करेंगे हम लोग, डिमांड तो फुलफिल करते आना चाहिए ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टेड लोड। ठीक है, और मैक्सिमम डिमांड, इसका रेशियो है हमेशा कम ही रहेगा। ऑब्वियसली कि सारे के सारे लोग सारी चीज़ें ऑन करके नहीं बैठेंगे सिंपली। अब देखते हैं कि डाइवर्सिटी फैक्टर। देखो डाइवर्सिटी फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिटी फैक्टर बढ़ता है तो आपका एनर्जी पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। ठीक है, देखते हैं क्या है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स टू मैक्सिमम डिमांड्स। मतलब ही अब ये देखो, ये छोटा है मैक्सिमम डिमांड है, ये डिमांड है, ये डिमांड है, ये डिमांड है, और ये एक मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, बस ये इन दोनों का रेशियो, मतलब छोटे छोटे डिमांड्स, मैक्सिमम डिमांड्स और एक मैक्सिमम डिमांड का रेशियो। और इतना दिमाग में रख लेना, अगर मैंने सारे के सारे सम कर दिए, मतलब 1, 2, 3 और 4, 4 एरियाज़ मैंने मिला लिए, इसका मतलब है कि वो ऑब्वियसली बड़ा ही रहेगा आपके मैक्सिमम डिमांड से। सो आपका एक ही ऐसा फैक्टर है जो ग्रेटर देन 1 बनता है, वो है आपका डाइवर्सिटी फैक्टर। ठीक है, अब डाइवर्सिटी फैक्टर का सिग्निफिकेंस आप ऑलरेडी पढ़ लिया है। एक्चुअली डाइवर्सिटी फैक्टर क्या सजेस्ट करता है आपको कि आपके जो इंडिविजुअल डिमांड्स है वो मैक्सिमम डिमांड के आसपास होने चाहिए, तो अच्छी बात है। ठीक है, इवन आपका लोड फैक्टर भी वही सजेस्ट करता है। चलो ठीक है, और एक बिट है जो मतलब नेग्लेक्टेड बिट मैं बोलूँगा कि कोइंसिडेंस फैक्टर विच इज़ इन्वर्सली या फिर रेसिप्रोकल ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर और विच इज़ लेस देन 1। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, SSC JEE में। अब देखते हैं कि प्लांट कैपेसिटी, प्लांट का कैपेसिटी क्या है, सिंपली एवरेज डिमांड टू मैक्सिमम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। आपका जो मान लो 500 मेगावाट आपका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और एवरेज डिमांड 250 है, तो आपका प्लांट का कैपेसिटी कितना यूज़ हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 50% यूसेज हो रहा है। ठीक है, यही अब मुझे कहना था इसमें, और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो रिजर्व कैपेसिटी का मतलब होता है कि आपका प्लांट का कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मैं अभी मैक्सिमम डिमांड पर हूँ, और लेकिन मेरा प्लांट का कैपेसिटी 500 है और मैं जनरेट कर रहा हूँ 400, तो रिजर्व कैपेसिटी कितना हुआ 100। ठीक है,
अगर मैं मैक्सिमम डिमांड पर हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि ऑपरेशन फैक्टर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आपके फॉर्मूले बुक में नोट करके रखना। ऑपरेशन सर्विस इन आवर्स अपॉन टोटल ड्यूरेशन, आपका प्लांट कितने आवर्स के लिए सर्विस में है और कितने टाइम के लिए आप कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, उसको आप बोलोगे ऑपरेशन फैक्टर। अब आता है प्लांट यूज़ फैक्टर, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बिट आ जाता है, न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। सो स्टेशन आउटपुट इन किलोवाट अपॉन प्लांट कैपेसिटी इनटू आवर्स, सिंपली आपको आपका जो प्लांट का यूसेज है वो डिनोट करके देता है कि आपका प्लांट कितना इफेक्टिवली यूज़ हो रहा है और आपको उस तरीके से शेड्यूल्स मिले, ठीक है। अब देखो प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, इवन दिस विल सजेस्ट यू द सेम कि आपका जो एवरेज लोड है वो मैक्सिमम डिमांड के आसपास ही होना चाहिए, मतलब ये मैक्सिमम डिमांड और प्लांट का कैपेसिटी 500 400 जो मैंने बोला आपको एग्जांपल एग्जैक्टली द सेम, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम डिमांड है और यहाँ पर एवरेज डिमांड है, आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है, ठीक है, और कुछ नहीं। अब देखते हैं फर्म पावर, ये जो बिट्स है मैं जो बताऊँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट्स है। फर्म पावर, ठीक है, फर्म पावर का मतलब क्या है, इंटेंडेड टू बी ऑलवेज अवेलेबल। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि बेस लोड सप्लाई करने वाले जो लोग होते हैं उनको हम लोग फर्म पावर डिवाइसेस बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कोल्ड रिजर्व। कोल्ड रिजर्व का मतलब क्या है, अवेलेबल फॉर सर्विस बट नॉट इन ऑपरेशन। इसका मतलब आपका प्लांट बंद है, लेकिन अगर आप मुझे शेड्यूल देते हो तो मैं तुरंत प्लांट स्टार्ट कर सकता हूँ। ऐसे टाइप के जो रिजर्व होते हैं उसको आप कोल्ड रिजर्व बोलते हैं। अवेलेबल फॉर सर्विस बट नॉट इन ऑपरेशन, दिमाग में रखना। अब आता है हॉट रिजर्व, ठीक है, आपके पास इन ऑपरेशन है लेकिन सर्विस में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपका प्लांट ऑन है, ठीक है, आप 250 मेगावाट जनरेट कर रहे हो, आपका प्लांट का कैपेसिटी 500 है, तो आपका हॉट रिजर्व कितना हो गया 250। रीज़न ये है कि उन्होंने आपको पूछा नहीं, डिमांड मतलब आपसे मांगा नहीं है, लेकिन आप जनरेट करने की कैपेबिलिटी रख सकते हो। इसका मतलब कि आप सर्विस प्रोवाइड करके दे सकते हो, ऑपरेशन में है आप सर्विस प्रोवाइड करके दे सकते हो, लेकिन वो नहीं पूछ रहे हो। लेकिन जैसे ही वहाँ से शेड्यूल आ गया तो हम लोग तुरंत इसको इंक्लूड कर सकते हैं, इन ऑपरेशन बट नॉट इन सर्विस। तुरंत ऑपरेशन में है, तुरंत सर्विस प्रोवाइड करके दे देंगे, ठीक है। अब आता है स्पिनिंग रिजर्व। इसका मतलब है बस आपने जनरेट कर लिया और बस के पास रेडी रखा है, अब यूज़ करना नहीं करना वो उसकी मर्ज़ी। यूजुअली ग्रिड में कॉन्सेप्ट यही होता है कि जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है उतना ही अमाउंट ऑफ जनरेशन होता है, ठीक है। तो सिंपली आपको स्पिनिंग रिजर्व है कि आपने रेडी टू यूज़ वाला जो है उसको हम लोग बोलेंगे स्पिनिंग रिजर्व, ठीक है। मतलब ये जैसे कि आपका एक स्विच है, स्विच के पास पोटेंशियल आके रखा है, आके रुका है, जैसे आपने स्विच ऑन कर दिया तुरंत आपका लाइट ऑन हो गया, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे स्पिनिंग रिजर्व। स्विच तक आके रुका था ना, मतलब बस तक आके रुका है, ठीक है। अब आता है बेस लोड। ऑलरेडी पता है कि अनवेरिंग लोड्स को हम लोग बेस लोड बोलेंगे, ठीक है। पीक लोड्स का मतलब होता है वेरी होते रहेंगे टाइम टू टाइम पीक्स डिमांड्स के टाइम पे, ठीक है। दूसरा आएगा, एक दो बिट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है जो आखिरी में मैं बताना चाहूँगा, ये है न्यूक्लियर। पूछा गया था कि न्यूक्लियर को हम लोग बेस लोड बोलकर कब यूज़ कर सकते हैं, जब उसका लोड पावर फैक्टर लोड फैक्टर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0.8 है, तो हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बेस लोड बोलकर यूज़ कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बिट है, इसरो के एग्ज़ाम में पूछा गया था इसीलिए मैंने लिख दिया। अब देखो और एक क्वेश्चन आया था कि देखो हाइड्रो है और मेरा जो हेड है वो लिमिटेड हेड है, तो मैं इसको पीक लोड बोल के यूज़ करूँगा या फिर बेस लोड बोल के यूज़ करूँगा। क्वेश्चन था सिंपली, अगर हाई हेड है तो उसको बेस के लिए, और अगर लो हेड से लिमिटेड हेड से तो आप उसको क्या करोगे, सिंपली पीक लोड्स के लिए यूज़ करोगे, ठीक है। आई होप क्लियर है। देखो आज हम लोगों ने क्या किया, जनरेटिंग स्टेशंस और इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन कवर किया टॉपिक, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर आपको इस वीडियो में क्या करना है, सिंपली नोट्स बना लेने हैं। आप जितने नोट्स बनाओगे इसमें से उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। आई होप क्लियर है। थैंक यू फॉर टुडे।